देखिए, तो पिछले ही टॉपिक में हम लोग पढ़े थे कि स्वराज का मतलब, अभी बिजनेसमैन है, उससे पहले पीजेंट के लिए शायद किसान के लिए क्या अलग अर्थ लेकर के आता था। तो किसान के लिए सीधी सी बात है, ये वह अर्थ लेकर के आता था कि हमको जो भूस्वामी है उससे छुटकारा चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया जितना हम उपजा रहे हैं उससे तो 60% 70% वो तो ले जा रहा है, तो हमको क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बेचारा को खाने पे भी आफत हो रहा था। और बिजनेसमैन का क्या था कि याद होगा तुमको कि नहीं 8 में पढ़ाए हैं कि इकोनॉमिक चेंज क्या क्या आया ब्रिटिश के आने के बाद। जब हम लोग कॉलोनी बने तो इकोनॉमिक चेंज क्या आया कि जो भारत की कंपनियां थी, जब यहाँ से सामान बाहर जाती थी उस पर टैक्स क्या किया जाता था? बहुत ज्यादा लगाया जाता था। और वहां से जो सामान आता था ब्रिटेन से, उस पर टैक्स नहीं लगाया। तो भारत के जो उद्योगपति थे उसको तो पेट पे लात मारा रहा था एक तरह से। तो ये लोग क्या सोचते थे कि हमको ऐसा नियम कानून नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या भैया? तो एक ऐसा बिजनेस इन्वायरमेंट चाहिए कि हम उसमें फल फूल सके। कैसा बिजनेस इन्वायरमेंट? तो बिजनेस इन्वायरमेंट मतलब होता है कि सीधी सी बात, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मतलब यहाँ से भी कोई सामान गया तो उस पर टैक्स नहीं लगा, और वहां से भी जो सामान आया उस पर टैक्स नहीं लगा। लगेगा क्या? तो बस जितना यहाँ से वहां जाने में हमको पैसा खर्च हुआ तुम वो दे दो, सीधी सी बात है। तो अब आता है कि द इंडियन मर्चेंट एंड इंडस्ट्रीज कुड ग्रो देयर बिजनेस ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर। कैसे? समझो कि भारत के जो उद्योगपति थे और व्यापारी, मर्चेंट मतलब व्यापारी होता है, मर्चेंट नेवी का एक फॉर्म भी निकलता है, 12th के बाद भर देना हो सकता है। तो मर्चेंट जो थे, व्यापारी और उद्योगपति, वो चाहते थे कि एक हमको क्या चाहिए, जाते नहीं थे वो। वर्ल्ड वॉर 2 में 1914 से 18 तक में जो वर्ल्ड वॉर चला उसमें वो अपना ये ग्रो कर लिए बिजनेस। कैसे ग्रो किए? ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर में फंसा हुआ है। अब वर्ल्ड वॉर हो कहाँ रहा है? बताए थे यूरोप में, वहां पे हो रहा है। तो वहां की ज्यादातर यूरोपियन कंट्रियां वर्ल्ड वॉर में फंसी हुई है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। तो बिजनेस का उसको समय मिल नहीं पा रहा, और तब तक भारत जो है अपना बिजनेस को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। अभी का करंट सिचुएशन लीजिए, रसिया और यूक्रेन दोनों युद्ध में फंसा हुआ है। दोनों गेहूं का बहुत अच्छा यूरोप में एक्सपोर्टर था। पूरे यूरोप में जो 30% गेहूं रसिया और यूक्रेन मिलके सप्लाई करता था, अब उस दोनों का गेहूं सप्लाई करना क्या हो गया है? बंद। और अगर अभी चाहे क्या, भारत तो अब धीरे धीरे बन रहा है। ये अगर युद्ध नहीं होता तो भारत शायद बहुत अच्छी स्ट्रेंथ पे नहीं आता। भारत बहुत इंपॉर्टेंट हो गया सब देश के लिए। अब जिधर गया उसका पलड़ा भारी, ऐसा समझ लो। तो हुआ क्या ना कि अभी समझो कि अब भारत अभी गेहूं बहुत ज्यादा उपजाने लगे, तो उसका पलड़ा क्या हो जाएगा? भारी। तो उसी तरह से जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था तो भारत के उद्योग जो पति थे और बिजनेसमैन थे वो अपने बिजनेस को ग्रो कर लिए, क्योंकि ज्यादातर यूरोपियन कंट्रियां वॉर में फंसी हुई थी। तब तक इनको समय मिल गया। वर्ल्ड वॉर 2 1914 से 18 तक, और 18 तक इसको 4 साल मिल गया। 4, हाँ वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है, हाँ फर्स्ट, सॉरी वर्ल्ड वॉर 1, ठीक। तो इससे 1914 से 18 तक ये चला था। अब आता है कि दे आर अगेंस्ट द कॉलोनिकल पॉलिसी। कॉलोनिकल पॉलिसी क्या थी? देखो जो दिया है कि विच रेस्ट्रिक्ट देयर बिजनेस एक्टिविटी, जो क्या करता था उसके बिजनेस एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्शन मतलब होता है रोकना, ठीक है, रुकावट करना। तो वो क्या करते थे? रोकना चाहते थे। किस वजह से? हम बताएं कि जो कंपनियां यहाँ से बाहर सामान लेकर के जाती थी उस पर हाई टैक्स लगा दिया जाता था, और जो बाहर से आता था उस पर टैक्स नहीं लगाया जाता था। तो ये उसको रोक रहा था। डायरेक्ट थोड़ी बोलता कि तुम नहीं बेचोगे बाहर जाके, तो एक तरीका बना दिया इनडायरेक्टली कि तुमको अगर बेचना भी चाह रहे हो, बेच भी रहे हो, तो कोई तुम्हारी देश तुम्हारे सामान को खरीद नहीं। क्यों? रेंट ज्यादा है। अब 100 रुपया का चीज 80% टैक्स लगा दिया, जाते जाते 180 हो गया। तो कोई भी देश अपना भी तो कमाई खोजेगा, बेचेगा उसको 220 में। कौन खरीदेगा उतना महंगा सामान? कोई खरीदेगा नहीं। तो अब आता है कि दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंपोर्ट एंड अ रूपी स्टर्लिंग फॉरेजिन। देखो, दे वेयर वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट, बाहर से जो सामान आ रहा है, और आता है कि रुपीज स्टर्लिंग। ये क्या है? रुपी भारत का पैसा था और स्टर्लिंग वहां पर यूरोप का था। तो वहां का यूरोप का, तो वहां का जो फॉरेजिन करेंसी था उसमें ये लोग व्यापार करते थे। जैसे भारत और रसिया में जो अभी व्यापार हो रहा है वो रूपी और रूबल में हो रहा है,
उसका वो क्या है, रूबल है, बांग्लादेश का शायद टका है, ठीक। तो उसी में उसका वो होता है। ऐसा थोड़ी है कि भारत को वो पे करता है किस चीज में, तो रुपये में नहीं, वो रूबल में ही पे करता है उसको। भारत भी उसको उसी के, हाँ, भारत को ये 2-3 महीना के लिए उसको रूबल में पे करना पड़ा। अब वो जब लेगा तब उसको रुपये में कन्वर्ट वो करेगा वर्ल्ड बैंक से, ठीक है। तो ऐसी बात थी। तो वो इस चीज से बचना चाहते थे। क्यों? क्योंकि अगर वहां पर, यहाँ पर जो समझो $8, तो यहाँ पर आकर के रुपया का वो क्या होगा, रेट गिर जाता था। इस वजह से इस पॉलिसी को वो लोग अवॉइड करते थे कि हमको ऐसी पॉलिसी नहीं चाहिए। ऐसा करो तुम हमको डायरेक्ट उसी में पे कर दो, डायरेक्ट, ठीक। तो अब आता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेशियो विच वुड डिस्करेज इंपोर्ट। क्या होता था कि इसके वजह से क्या होता था कि इंपोर्ट में, हाँ, तो इसको क्या होता था, इंपोर्ट इससे डिस्करेज हो जाए। समझो बात को। अभी फॉरेन एक्सपोर्ट रेशियो हमको बहुत अच्छा याद आ गया। अभी रसिया और इंडिया में बहुत अच्छा ट्रेड हो रहा है, ठीक। लेकिन हो क्या रहा है कि अगर $15 बिलियन का रेशियो है, तो उसमें भारत का जो साझेदारी है वो $2 बिलियन है। मतलब हम उसको सामान कितने का बेचना है, $2 बिलियन का। दोनों में ट्रेड हुआ $15 बिलियन का, ट्रेड हुआ $15 बिलियन का, और बेच रहे हैं हम $2 बिलियन, और खरीद कितना तक रहे हैं उसका, $13 बिलियन। तो ज्यादा पावरफुल कौन बन रहा है अभी, रसिया। तो इस रेशियो को वो लोग क्या करते थे, बैलेंस करना चाहते थे कि हम जितना खरीदे उतना बेचने भी दो, नहीं तो मेरा क्या होगा, रुपये का वैल्यू गिर जाएगा। और जाके हम अभी एक प्रशांत धवन जी का वीडियो है, वो डायरेक्ट उसमें वीडियो बहुत अच्छा करंट अफेयर्स बनाते हैं, वर्ल्ड अफेयर सर्च करना जाके, उनपे उसका टॉपिक दिया हुआ है कि जयशंकर जी ने, अभी जयशंकर जी रसिया गए थे, ठीक है, जो तुम्हारे विदेश मंत्री हैं, तो वो जाकर के वहां पर डायरेक्ट बोल दिए वहां पर कि देखिए हमारा जो ट्रेड का रेशियो है वो बहुत अच्छा नहीं है। आप $13 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हम $2 बिलियन का, तो इसको बैलेंस कीजिए। बैलेंस मतलब जरूरी नहीं कि पूरा 7.5 7.5 6.5 6.5 कर लो, मतलब ऐसा जो देखने में अच्छा लगे। समझ में आ रहा है? तो इसको ये लोग क्या चाहते थे कि बैलेंस करना चाहते थे बिजनेस में, और ये स्वाभाविक भी है, ठीक है। अब आता है कि कहाँ थे, हाँ, द इंडियन इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्शियल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन 1920। इंडस्ट्रीज और कॉमर्शियल, इंडस्ट्रीज उद्योगपति, और कॉमर्शियल क्या होता है, एक तरह से कॉमर्शियल होता है, शायद कॉमर्शियल है ना, कॉमर्शियल यूज में शायद व्यापार टाइप का होता है, हाँ, कॉमर्शियल मीटर व्यापारी टाइप का, उस तरह से होता है। फॉर्म इन 1920 एंड इंडियन, अब देखो यहाँ पर है इंडियन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जिसको हम लोग फिक्की कहते थे, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, हो सकता है ये ऑप्शनल में आ सकता है, ठीक है। अब आता है कि वाज फॉर्म्ड इन 1927। ये यही लाइन से हमको लगता है 2-3 तुम्हारा एमसीक्यूज आ सकता है। पहली बात तो इंडियन इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स कांग्रेस कब बना, 1920 में। फिक्की का तुम्हारा ये क्या है, FICCI का फुल फॉर्म क्या है, तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब आता है कि कब बना ये, तो 1927 में। अब आता है कि देयर वर द रिजल्ट ऑफ अटेम्प्ट टू ब्रिंग द कॉमन बिजनेस इंटरेस्ट ऑन द कॉमन प्लेटफॉर्म। तो हुआ क्या, समझिए बात को, अंडरलाइन कर लिए, स्टार्ट करें। तो समझो बात को, यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रेशियो ठीक नहीं था, ठीक। तो अब कांग्रेस इस चीज को देखते हुए, कांग्रेस इस चीज को देखते हुए क्या किया, एक फेडरेशन बनाया जिसको हम लोग FICCI या फिक्की कहते हैं। क्यों बनाया, हम शुरुआत से बार बार यही बोल रहे हैं कि कांग्रेस चल किससे रही थी, उद्योगपतियों से। और जब तक तुम बिजनेसमैन को देखोगे नहीं, तुमको पैसा आएगा नहीं। तो उसी के देख रेख में ये क्या बनाए, एक फेडरेशन बनाए FICCI। अब आता है कि 1927 में। तो इससे क्या हुआ कि ये एक अटेम्प्ट दिया, कि तुमको एक मौका दिया कि तुम सामान्य बिजनेस में अपना इंटरेस्ट को जगा सको। अब सरकार
50% GST लगा दें, तो तुमको क्या लगता है कि छोटा छोटा उद्योगपति उभर पाएगा? कभी नहीं उभर पाएगा। 10% है और अलग अलग गुड्स पे अलग अलग, तो वो एक सामान्य है। तो इसी तरह से क्या हुआ कि ये इस चीज को बना करके एक इंटरेस्ट पैदा करना चाहे किसमें, तो जो नए नए बिजनेसमैन उभरना चाहते थे। अब आता है कि फॉर द बिजनेसमैन स्वराज मीन्ट एंड टू ऑब्सेसिव कॉलोनिकल पॉलिसीज। तो स्वराज का इनके तरफ से मतलब था कि सीधी सी बात है, जो दमनकारी उपनिवेशिक सरकार है उसको ये लोग खत्म करना चाहते हैं। और उसकी जो पॉलिसीज है, पॉलिसीज क्या है कि उसका जो तरीका है, उसका जो नियम कानून है कि तुम यहाँ से सामान बेचोगे तो हम 80% कर लगा देंगे और बाहर से आएगा तो हम कोई कर लगाएंगे नहीं। तो ये पॉलिसीज को ये हटाना चाहते थे। इसको अंडरलाइन कीजिए यहाँ पर और इस पे बहुत बड़ा स्टार मार दीजिए। क्यों? क्योंकि अभी हम बाद में बताएंगे, क्योंकि हम अभी इससे पहले पढ़ाए थे फार्मर वाला, पीजेंट वाला। पीजेंट के लिए था कि सीधी सी बात है भैया, हमको तुम लैंड लॉर्ड से छुटकारा दिलवा दो और जितना मेरा रेंट है उसका जो वो है वो क्या कर दो, कम कर दो। उसका जो रेट है रेंट का वो क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। उसके लिए स्वराज का मतलब वही था। लेकिन बिजनेसमैन के लिए स्वराज का मतलब क्या था कि सीधी सी बात है कि जो ऑब्सेसिव दमनकारी जो आपकी उपनिवेशिक सरकार है उसको क्या कर दीजिए, आप खत्म कर दीजिए, उसके पॉलिसीज को खत्म कीजिए। अब आता है दे वेयर अप्रेंसिव ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटी। हाँ, दे वांटेड एन एनवायरनमेंट विच कुड अलाउ द बिजनेस टू फ्लोरिश। तो वैसा एनवायरनमेंट चाहते थे, पर्यावरण चाहते थे जिसमें बिजनेस अपना फूले फले। स्कूल है, आश्रम, उससे पहले वो जब खोला था तो उससे समय हो सकता है वैसा कोई स्कूल होगा नहीं, इसलिए वो फल फूल गया। तो उसी तरह से होता है कि वो ऐसा एनवायरनमेंट चाहते थे कि जिसके कारण वो फल फूल सके। अन्यथा तुम यार उस पर टैक्स लगाओगे तो बाहर बिकेगा ही नहीं सामान, तो वो कभी बिजनेस ठीक से उभर पाएगा नहीं, हो पाएगा। तो अब आता है कि दे वर ऑब्सेसिव ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज एंड ऑफ ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिस्ट एंड यंगर मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस। इससे क्या हुआ, ये लोग भयभीत थे मिलिटेंट एक्टिविटीज से। मिलिटेंट क्या था, उग्रवादी। अब फिर से कहीं उग्रवादी मतलब क्या हो गया कि जैसे तुम्हारा एक तरह से ये एक तरीका, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो उग्र रहते थे कि क्या हुआ कि कुछ भी हुआ तुरंत चलो हटा देते हैं। जैसे हुआ था कश्मीर वाले में, कश्मीर जवाहरलाल नेहरू शांत थे लेकिन सरदार वल्लभ भाई बोलते थे क्या, चलो भगा देते मार देते। तो ये उग्रवादी तुम्हारा एक नेचर है जो किसमें रहता है, जनरली यंगर में। बूढ़ा बुजुर्ग में ये देखने के लिए तुमको बहुत कम मिलेगा, लेकिन जवान में उग्रवादी नेचर वाला तुमको बहुत मिलेगा। अब आगे में ईटा मिल गया तो जवान बोलेगा मार देते हैं, 1 लाख मारेगा, उसी पैर में चोट लग गया। अब बूढ़ा के सामने में ईटा मिलेगा, बोले अरे भैया साइड हट के निकल। तो यही है उग्रवादी। ठीक है, आ गया समझ में?